नमस्ते, मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय छिकदान। मैं इस वीडियो के माध्यम से बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 के हिंदी भाषा के अंतर्गत मैं परशुराम की प्रतीक्षा कविता की व्याख्या कर रही हूँ, जिनके रचनाकार हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। कुछ छंदों की व्याख्या मैंने पहले वीडियो में की है, शेष छंदों की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम देख रहे हैं परशुराम की प्रतीक्षा, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो शेष छंदों की व्याख्या मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। इन पंक्तियों का मैं वाचन करती हूँ, इसके पश्चात मैं इन कविताओं की पंक्तियों की व्याख्या करूँगी। तलवारें सोती हैं जहाँ बंद म्यानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहखानों में, बलि वेदी पर बालियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कटती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश कब लेंगे। तूफान उठेगा, प्रलय बाण छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंच कपटी जाली से, आलसी अकर्मण्य काहिल हड़ताली से, सीले जुबान चुपचाप काम पर जाएं। हम यहाँ पर रक्त वे घर में श्वेत बहाएं। तो देखते हैं इस कविता की व्याख्या क्या है। पिछले छंदों में हमने देखा कि किस प्रकार कवि जो है वो आम नागरिकों से आह्वान करते हैं कि आपको भी अपने कर्तव्य पालन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप कर्तव्य पालन से विमुख होंगे तो क्या है, आपके तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में। यदि आप अन्याय का और विषम परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं और आप विद्रोह के स्वर मुखरित नहीं करते, तलवार का तात्पर्य शस्त्र उठाने से है, तो शस्त्र का तात्पर्य आप अपने हृदय के जो उत्साह है, हृदय में जो विरोध करने की क्षमता है, यदि आप उस क्षमता को विकसित नहीं करेंगे तो ये जो आपका हिम्मत रूपी जो तलवार है वह आपके आत्मा रूपी म्यान में बंद रह जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो क्या है, आपका जो जीवन है वह तहखाने में सड़ने लगेगा। तहखाना उस बंद कोठरी को कहा जाता है जहाँ ना हवा होती है और ना वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था होती है। सड़ना का तात्पर्य क्या है, किसी वस्तु का सड़ना हम तब उसे कहते हैं जब वह वस्तु हमारे किसी काम के लायक नहीं होती। उसी प्रकार कवि यहाँ पर बातें कर रहे हैं, हमारी किस्मत व्यर्थ हो जाएगी, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और हम जो है वो अभावों और परेशानियों के तहखाने में जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाएंगे। यदि हमने अपने अधिकारों का हम अपने विद्रोह के स्वर यदि मुखरित नहीं किए तो। कवि आगे अपनी बात कहते हुए कहते हैं, बलि वेदी पर बालियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कटती हैं। कवि कह रहे हैं कि जब देश प्रेम की बात आती है, उत्सर्ग की बात, बलि वेदी मतलब उत्सर्ग, स्वयं को तन मन धन से अर्पित करना बलि वेदी कहा जाता है। वेदी यानी तो चबूतरा होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो देश प्रेम के लिए स्वयं को समर्पित करता है वह व्यक्ति बालियां और नथें, बालियां आप जानते हैं नारी का एक आभूषण है और इसमें ये बहुत कम सोने में बन जाता है, और उसी प्रकार नथ नारियों का आभूषण है और यह भी बहुत कम सोने में बनता है। तो यहाँ पर बालियां और नथें का तात्पर्य यही है कि हम बहुत जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वे सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो राष्ट्र प्रेम के लिए अपनी छोटी छोटी संपत्ति भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार होते हैं। परंतु जो धन कुबेर हैं, सोने की ईंट किनके पास होती है, जो बहुत धनवान है, रईस हैं, जो समृद्धिशाली जीवन यापन करते हैं, वो अपने धन को कढ़ना यानी निकलना। तो हम सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो
देश प्रेम के लिए हम अपनी संपत्ति उत्सर्ग करते हैं, किंतु जो धन कुबेर है, जिनके पास सोने की ईंटें हैं, सोने की ईंट एक प्रतीक है समृद्धि का, तो वे अपनी समृद्धि को, अपने धन को कभी भी राष्ट्र के लिए निकालते नहीं हैं। इसलिए कवि जो हैं वो जन सामान्य से आग्रह करते हैं कि आप उन धन कुबेरों से पूछे कि आप अपना धन, जिनके पास अथाह संपत्ति है, वे कुछ स्वर्ण कंचन, सोने की ईंट, ये सब एक ही भाव को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं। तो कवि कहते हैं कि वे अपनी संपत्ति कब देंगे देश हित के लिए, यदि वास्तव में विषम परिस्थिति में इनका सोना, इनका धन नहीं निकलता है, तो इनको कभी भी यश की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आज नहीं तो सुयश कब लेंगे। सुयश मतलब होता है कीर्ति और प्रसिद्धि। तो जो व्यक्ति वास्तव में समृद्धिशाली जीवन यापन करता है, जिनके पास अथाह संपत्ति है, वो यदि थोड़ी संपत्ति भी देश के लिए निकालेंगे, देश के हित के लिए काम में लगाएंगे, तो यकीनन उनको यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति उठेगी, यश की प्राप्ति होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सामान्य जन, तूफान उठेगा, प्रलय बाढ़ छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम वही स्यात फूटेगा। कवि कहते हैं कि सामान्य जन भी जब सामान्य जन अपनी छोटी संपत्ति को देश के लिए उत्सर्ग कर रहे हैं, और समृद्धिशाली व्यक्ति को इन भावनाओं से, देश प्रेम की भावना इनके हृदय में जागृत ही नहीं होती है, वहां पर सामान्य जन के बीच में क्या उठेगा? तूफान। तीव्र हवा का जो आवेग होता है उसे तूफान कहा जाता है। तो ये तूफान कहाँ उठ रहा है? जन सामान्य के हृदय में। और यह जो जन सामान्य के हृदय में उठने वाला जो तूफान है, वह किनके लिए? प्रलय बाण के समान सिद्ध होगा। प्रलय की स्थिति कब निर्मित होती है? जब चारों ओर परेशानियां ही परेशानियां घिर जाती हैं। प्रलय की स्थिति वैसे कहा जाता है कि जब धरती जलमग्न हो जाती है, तब वह प्रलय की स्थिति होती है। और जलमग्न स्थिति में कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है। तो प्रलयंकारी स्थिति का तात्पर्य यह है, विषम परिस्थिति, ऐसी स्थिति जहां पर हम स्वयं को बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यहाँ पर कवि यही बात कर रहे हैं कि जन सामान्य जब अपनी आवाज बुलंद करेगा, अपनी आवाज को हिम्मत देगा, ताकत देगा, तब जो स्वर्ण कुबेर जो हैं, जो सोने के ईंट को अपने घर में रखते हैं, उनको ही इस बाण का सामना करना पड़ेगा। स्यात यानी अचानक उन पर इस प्रकार के आक्रमण होंगे जनसाधारण के कि ये स्वयं को बचा पाने में असमर्थ होंगे। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। कवि कहते हैं कि ऐसे जो धनवान व्यक्ति हैं, जिनको देश प्रेम की चाह नहीं है, देश प्रेम की भावना उनके हृदय में जागृत नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती है, वे कितना भी प्रयत्न कर लें, परंतु कंचन यानी स्वर्ण, वे अपने स्वर्ण को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये संगठित हो चुके हैं। ये जो सामान्य जन हैं, उनके हृदय में तूफान उठा है, तीव्र आवेग उठा है विद्रोह का, और इस विद्रोह के कारण ये अपनी समृद्धि को बचा पाने में असमर्थ रहेंगे। शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। और इस प्रकार धन कुबेरों के धन को निकालने के लिए जन सामान्य कुछ भी कर सकने में अपने आप को समर्थ बताएंगे या समर्थ हो पाएंगे, जिसके कारण संहार होना यानी मार काट होना। तो इस प्रकार अमीरों और गरीबों के बीच में मार काट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति आने से पहले कवि हमको या धन कुबेरों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हे भारत के अमीर व्यक्तियों, आपको जब देश को आपकी जरूरत है, तो आपको अपना तन मन अर्पित करना चाहिए, तभी आपको सुयश की प्राप्ति होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो संहार मचेगा, गरीबों का भी अहित होगा और अमीरों का भी अहित होगा। तो इसलिए कवि हमको आगाह कर रहे हैं कि ऐसा
अवसर आने से पहले हमको अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कवि कह रहे हैं कि एक अन्याय तो आपने किया है कि आपने क्या किया है, धन को इकट्ठा कर लिया है, एकत्रित कर लिया है, और दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं, आपके धन को निकालने के लिए जो देश के लिए लगाने वाले हैं, तो हम आपका विद्रोह कर रहे हैं आपसे धन प्राप्ति के लिए। और वह धन प्राप्ति हम अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, बल्कि हम देश प्रेम के लिए आपके खजाने से स्वर्ण प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आपने धन का संग्रह किए हैं, इसलिए आप पापी हैं। और हम इसलिए पापी हैं क्योंकि हम आपके पापों के फलस्वरूप जो एकत्रित धन है उसको हम आपसे निकालकर राष्ट्रहित में लगाना चाहते हैं। तो आप पर हमारा जो दबाव है वह भी हमारा एक प्रकार का पाप है। इसलिए कवि सभी देशवासियों से ये आह्वान करते हैं, कह दो सबसे, मतलब देश के हर नागरिक से वे उम्मीद कर रहे हैं अपना दायित्व मतलब कर्तव्य, जो जहाँ पर है वह अपनी भूमिका का निर्वाह करे। तो इस प्रकार की विषम परिस्थिति, खाई की स्थिति, मतलब एक और अमीर और एक और गरीबी की स्थिति कभी भी निर्मित नहीं होगी यदि देश का हर व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करेगा। कह दो प्रपंच कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से, सीधे जुबान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ पर रक्त वे घर में स्वेद बहाएं। कवि आगे कहते हैं कि हे भारत के नागरिक, यदि आप वास्तव में सच्चे अर्थों में देश प्रेमी हैं, क्षमा चाहती हूँ, यदि आप वास्तव में सच्चे अर्थों में देश प्रेमी हैं तो आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। प्रपंच का तात्पर्य दिखावा करना। आप काम करने का दिखावा मत कीजिए, आप धोखेबाजी से अपना जीवन यापन मत कीजिए, आप जाली यानी नकली कार्य कर, नकली मतलब कि आप बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं। तो इस प्रकार ये मानव धर्म के अवगुण हैं, और ये जो अवगुण हैं वो मनुष्य को क्या करते हैं, पुरुषार्थ करने से रोकते हैं। और ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, अकर्मठ होते हैं, और काहिल यानी सुस्त अलाल होते हैं। काहिल उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को तो जानता है परंतु उसका पालन करने से वह बचना चाहता है। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति भारतवर्ष में हैं जो अपना कर्तव्य तो नहीं करते किंतु हड़ताल करना यानी अपना काम धाम छोड़कर अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो कवि ऐसे हड़ताली व्यक्ति से जो ना तो अपना कर्तव्य करते हैं बल्कि उनको अपने अधिकारों की ज्यादा परवाह है, उन व्यक्तियों से कवि आह्वान कर रहे हैं, सीले जुबान चुपचाप काम पर जाएं। हे भारत के नागरिक, यदि आप अपने अधिकारों की बात ना करके यदि आप अपने कर्तव्य की बात करें तो वह ज्यादा उपयुक्त होगा। और हम यहाँ पर रक्त वे घर में श्वेत बहें, जो वास्तव में राष्ट्रहित की बात करते हैं वे मरने मारने से रक्त बहाना यानी वह व्यक्ति न तो स्वयं मरने से डरता है और न ही अन्याय करने वाले व्यक्ति को मारने से डरता है, परंतु जो वास्तव में दिखावा करता है, जो कपटी और धोखेबाज है, वह व्यक्ति क्या करता है, दिखावा करते हुए वह लोगों को एहसास दिलाता है कि हम वास्तव में कर्मनिष्ठ हैं, हम वास्तव में देश प्रेमी हैं, परंतु वे वास्तव में होते नहीं है। वो पसीना श्वेत बहाना यानी पसीना बहाना, वे लोगों को दिखाते हैं कि हम भी अपने कर्तव्य के पथ पर पसीना बहा रहे हैं, परंतु यह उनका दिखावा होता है। देशभक्त वास्तव में मरने और मारने से डरते नहीं है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि हमारे सामने न्याय और अन्याय की बात को रखते हैं और अन्याय का सामना करने की बात करते हैं। अन्याय का सामना यदि हम करेंगे तो हमारा समाज, हमारा परिवार सुखमय जीवन यापन करेगा और हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। धन्यवाद।